नमस्ते। भारत की कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं है, बल्कि इसमें मसालों की महक है और समंदर पार से आए व्यापारियों के बीच की जबरदस्त लड़ाइयां भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे व्यापार करने आई ये कंपनियां आपस में भिड़ी और कैसे इनमें से एक ने पूरे भारत पर कब्जा करने का रास्ता बना लिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब मसालों का व्यापार करने का एक सीधा साधा इरादा एक पूरे उपमहाद्वीप को जीतने की भूख में आखिर बदला कैसे? चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उन जांबाज नाविकों से जिन्होंने समंदर के रास्ते भारत तक पहुंचने का वो बड़ा जोखिम उठाया। पुर्तगाली और डच, ये वो पहली यूरोपीय ताकतें थीं जिन्होंने सदियों पुराने जमीनी व्यापारिक रास्तों को सीधी चुनौती दी। सोचिए, साल 1498 वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरता है और बस इतिहास बदल जाता है। इस एक यात्रा ने यूरोप को सीधे सीधे भारत के मसालों के खजाने से जोड़ दिया और जो जमीन के रास्ते व्यापार होता था ना, उसकी मोनोपोली हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन पुर्तगाली सिर्फ पैसा कमाने से खुश नहीं होने वाले थे, बिल्कुल नहीं। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, ताकत का इस्तेमाल करो। और गोवा पर उनका कब्जा ये इस बात का पहला बड़ा सबूत था कि वो सिर्फ व्यापार करने नहीं, बल्कि भारत की जमीन पर अपना साम्राज्य बनाने आए थे। हाँ, और एक बात, जब हम फैक्ट्री शब्द सुनते हैं तो दिमाग में मशीनें और प्रोडक्शन की तस्वीर बनती है ना? लेकिन 17वीं सदी में इसका मतलब एकदम अलग था। ये असल में आप कह सकते हैं कि किलाबंद गोदाम थे। यहीं व्यापारी रहते थे, अपना माल रखते थे और यहीं से अपना पूरा कारोबार चलाते थे। तो ये सिर्फ ट्रेड सेंटर नहीं, बल्कि एक तरह से उनके मिलिट्री बेस भी थे। तो जैसे ही ये समुद्री रास्ता खुला, भारत के तटीय इलाकों में मानो यूरोपीय बस्तियों की बाढ़ सी आ गई। चलिए देखते हैं कि इन शुरुआती ठिकानों का नक्शा उस वक्त कैसा दिखता था। अब देखिए, इस दौड़ में पुर्तगाली अकेले तो थे नहीं। बहुत जल्द अंग्रेज, डच, डेनिश और फ्रांसीसी सब के सब इस मैदान में कूद पड़े। अगले 100 सालों तक भारत के इस जबरदस्त मुनाफे वाले व्यापार पर कब्जा करने के लिए इन यूरोपीय ताकतों के बीच एक भयंकर कंपटीशन चलता रहा। तो हर यूरोपीय ताकत ने भारत के तट पर अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। पुर्तगालियों ने कोचीन को अपना गढ़ बनाया, डचों ने मसूलीपट्टनम में अपना बेस बनाया और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों ने उस वक्त के सबसे बिजी पोर्ट सूरत को चुना। देखते ही देखते भारत का पूरा समुद्र तट इन विदेशी चौकियों से घिर गया। और अब कहानी में एंट्री होती है दो सबसे बड़े खिलाड़ियों की, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इनकी जो आपसी दुश्मनी थी ना, उसी ने भारत का भविष्य तय किया। तारीख थी 31 दिसंबर 1600, साल का आखिरी दिन। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक दस्तावेज पर साइन किया और इसी के साथ जन्म हुआ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का। यही वो पल था जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। शुरुआत में अंग्रेजों का तरीका पुर्तगालियों जैसा एग्रेसिव नहीं था। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में उनके जो दूत थे सर थॉमस रो, उन्होंने साफ साफ कहा था, हमें जमीन नहीं, सिर्फ व्यापार चाहिए। मतलब उनका शुरुआती हथियार तलवार नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी थी। और इन दोनों की स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ अंग्रेज थे जिन्होंने बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े बंदरगाहों पर कब्जा करके अपनी नेवल पावर और ट्रेड को बढ़ाया। दूसरी तरफ थे फ्रांसीसी जो पौंडीचेरी से ऑपरेट करते थे और उनका फोकस था भारतीय राजाओं के साथ गठबंधन करके अपनी पकड़ मजबूत करना। अंग्रेजों ने बहुत होशियारी से धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की। पहले 1639 में मद्रास लिया, फिर 1661 में शाही दहेज में बॉम्बे मिल गया और आखिर में 1698 तक कलकत्ता भी उनके हाथ आ गया। ये 3 शहर आगे चलकर भारत में ब्रिटिश सत्ता के 3 सबसे मजबूत पिलर बने। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां कलम और सिक्कों की जगह तोपों और तलवारों ने ले ली। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए कर्नाटक युद्ध, यही वो युद्ध थे जो तय करने वाले थे कि भारत का अगला शासक कौन होगा। लेकिन रुकिए, फ्रांसीसियों के साथ फाइनल शोडाउन से पहले अंग्रेजों ने एक और कांटा अपने रास्ते से हटाया। 1759 में हुई बेदरा की लड़ाई। इसमें उन्होंने डचों को इतनी बुरी तरह हराया कि ये बिल्कुल साफ हो गया कि अब भारत की सत्ता के लिए आखिरी लड़ाई सिर्फ 2 ताकतों के बीच होगी, ब्रिटेन और फ्रांस। ये जो महासंग्राम था, ये 3 हिस्सों में लड़ा गया। पहला युद्ध वो तो लगभग बराबरी पर छूटा।
दूसरे युद्ध में अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा, लेकिन तीसरा और अंतिम युद्ध वो सबसे ज्यादा निर्णायक था। क्यों? क्योंकि इसकी आग सिर्फ भारत में नहीं बल्कि यूरोप में चल रहे 7 इयर्स वॉर से भी भड़क रही थी। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल 1760 वॉन्डीवॉश की लड़ाई। सर आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को ऐसी करारी हार दी कि भारत में उनके साम्राज्य का सपना हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया। वॉन्डीवॉश की जीत के साथ ही भारत में यूरोपीय शक्तियों के बीच की ये लंबी लड़ाई अपने अंत पर आ गई। अब एक नया दौर शुरू होने वाला था, ब्रिटिश राज का दौर। तो 1763 में हुई पेरिस की संधि, इसने इस जंग पर ऑफिशियल मुहर लगा दी। फ्रांसीसियों को पांडिचेरी वापस तो मिल गया, लेकिन एक शर्त पर। वो इसकी किलेबंदी नहीं कर सकते थे। ये एक साफ मैसेज था कि भारत में अब सिर्फ एक ही यूरोपीय सुपर पावर है, ब्रिटेन। व्यापारी अब शासक बनने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो ये पूरी कहानी, व्यापारियों से शासक बनने की ये कहानी, हमें सत्ता, लालच और व्यापार के इस खतरनाक खेल के बारे में आखिर सिखाती क्या है? ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे सिर्फ मुनाफे की चाह एक पूरे देश को गुलाम बनाने की महत्वाकांक्षा में बदल सकती है। और ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।